तो हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी पीवाई की, इसकी तो बात कर रहे थे यार 2020 के कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पेपर 1 के अंदर सेक्शन ए हो चुका है, सेक्शन बी में पार्ट 1 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट लिखने 150 वर्ड के राउंड 10 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे रेसिज्म एंड यूजेनिक्स के ऊपर हमको शॉर्ट नोट लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे आंसर को कैसे भाई, हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, है ना, कि जो रेसिज्म या फिर जो यूजेनिक्स है आपस में एक तरह से इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना। बिकॉज जनरली इनको इस्तेमाल किया जाता है टू जस्टिफाई व्हाट, टू जस्टिफाई एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, है ना, जो एक तरह से रेशियल ग्रुप्स के बेसिस में जो परसिव डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस में यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे क्या किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे रेसिज्म एंड मतलब यूजेनिक्स एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, हमने इसका रिलेवेंस बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है रेसिज्म और यूजेनिक्स तो बताएंगे बॉडी के अंदर, बट हाँ, है ना, इसको हम अंडरस्टैंड करके क्या कर सकते हैं, जो रेसिज्म एंड यूजेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है जब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो एक तरह से जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनती है यार हमारी, जो ह्यूमन डाइवर्सिटी या फिर जो कल्चरल इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ होगा ये हमको समझ आता है। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ओके। सो यहाँ पे रेसिज्म क्या होता है यार, रेसिज्म रिफर्स टू व्हाट, एक बिलीफ सिस्टम है यार, जो कि क्या बोलते हैं कि वो बोलता है कि कोई सुपीरियर रेस होता है ना दूसरे के मुकाबले। सो दैट asserts the superiority of one racial group over other, often resulting in discriminatory प्रैक्टिसेस या फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हमने ऊपर में बताए। एंड इवन कभी कभी तो वायलेंस भी देखने को मिलता है यार। ओके, एक तरह से हमें बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर जो ये रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है भाई, इट इज़, है ना, इट इज़ रूटेड टू द आइडिया दैट जो सर्टेन फिजिकल या फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेट हैं, है ना, एक तरह से ज़्यादा मतलब किसी पर्टिकुलर जो पीपल्स हैं उनको कैरेक्टराइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, है ना, जो रेसिज्म हैज़ बीन यूज्ड टू जस्टिफाई व्हाट कोलोनियलिज्म, स्लेवरी, अपार्थाइड एंड न्यूमरस यहाँ पे जो ऑपरेशंस हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को थ्रू आउट द हिस्ट्री, तो उसकी बात कर सकते हैं। दैट racism has been used to justify colonialism, slavery, apartheid throughout the history। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो जिम क्राउन लॉ थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उन्होंने जो रेशियल सेग्रीगेशन को जो एनफोर्स किया, दैट परपिचुएटेड दैट, है ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो इन्फीरियर होते हैं, तो इस तरह से इन्होंने उसकी बात कर सकते हैं यार।
इनके जो लॉस थे segregation and perpetuated the belief in the inferiority of African Americans। यूजेनिक्स क्या है एक तरह से, इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, है ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू इम्प्रूव व्हाट, जेनेटिक क्वालिटी ऑफ एन पॉपुलेशन, ये यूजेनिक्स है। यूजेनिक्स ऑन द अदर hand is the study and practice of selective breeding to improve what, to improve the genetic quality of population, है ना। बिकॉज आप समझना एक तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है यूजेनिक्स का वो 19th सेंचुरी के अंदर या फिर जो 20th सेंचुरी के लिए 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी में आया था। एंड वो क्या मानता था कि कुछ जो मतलब एक तरह से कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि जैसे इंटेलिजेंस या फिजिकल पावर हो गया, ये हेरिडिटरी होते हैं, कैन बी कंट्रोल थ्रू रिप्रोडक्शन। यूजेनिक्स एक तरह से, है ना, रेसिस्ट आइडियोलॉजी को एक तरह से जुड़ा हुआ है इसके साथ। एंड इसके मतलब एक तरह से ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो यूजेनिक्स है, नाजिज्म जो जो रिजीम पॉलिसीज है, वो बोलते थे कि जो आर्यन जो है दिस शुड मास्टर द रेस, एंड जो बाकी सब जो इन्फीरियर रेस के साथ ये जब मिल रहे हैं लाइक जूइस, रोमनीस, तो एक तरह से उनको एक डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स बना दे रहा है यार, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। The Nazi regime policies which sought to create an Aryan master race by exterminating millions of people deemed as racially inferior, such as Jews, रोमनी या फिर जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल हैं, तो इनको एलिमिनेट करते थे। सो एक तरह से ज़रूरी क्या है भाई कि हम जो हिस्टोरिकल या फिर जो ऑन गोइंग इम्पैक्ट रेसिज्म एंड यूजेनिक्स को उसको समझें, है ना, कि कैसी कल्चर, सोशल या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैसे ये शेप करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं यार इन चैलेंजिंग या फिर डिबंकिंग दी रेशियल एंड यूजेनिक्स आइडियोलॉजीज, जो कि डेमोन्स्ट्रेट मतलब कैसे भाई, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट जो इमेंस मतलब डाइवर्सिटी है या फिर अडेप्टेबिलिटी है ह्यूमन की, है ना। एंड ऑल्सो जो इम्फेसिस कर सकते हैं किसके ऊपर, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी रादर देन परपेचुएटिंग हार्मफुल हायरार्कीज एंड इनइक्वालिटी।
10 कंक्लूड कर सकते हैं भाई 10 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू emphasize on the importance of understanding and appreciating the diversity rather than perpetuating harmful hierarchies and inequalities. सो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट, है ना, 150 वर्ड्स में रेसिज्म एंड यूजेनिक्स की बात करें तो हमने बताया कि जनरली जो रेसिज्म, या फिर देखो इसको यहाँ से यहाँ तक काट सकते हैं भाई, बड़ा करना नहीं है, छोटा करना है तो सीधे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ ठीक है, रेसिज्म एक तरह से जो यूजेनिक्स दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो जनरली हिस्टोरिकली इस्तेमाल किए गए थे, अभी भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है यार, इसको जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ यार। फॉर एग्जाम्पल जो रेसिज्म एक तरह से ये क्या मानता है कि कुछ बिलीफ सिस्टम है जो मानता है कि कुछ रेशियल ग्रुप जो है ना, वो क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं ओवर दी अदर, ऐसा माना जाता था। एंड इट इज जनरली, है ना, रिजल्टिंग इन व्हाट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, सोशल इनइक्वालिटीज एंड कभी कभी तो वायलेंस भी देखने को मिलता है यार। फॉर एग्जांपल रेसिज्म कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया गया टू जस्टिफाई व्हाट कोलोनियलिज्म, स्लेवरी, अपार्थाइड या फिर डिफरेंट मीन्स ऑफ व्हाट इनजस्टिस। हमने देखा कि जो जिम ब्राउन का जो लॉ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे बोला गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन एक तरह से इन्फीरियर हैं। सो एक तरह से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है। यूजेनिक्स के अंदर हमने बताया कि क्या एक तरह से ये स्टडी है भाई, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रैक्टिस टू इंप्रूव व्हाट जेनेटिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे हम नाजी की बात कर सकते हैं। नाजी रिजीम जब था तो वहाँ पे जो आर्यन मास्टर रेस बनाने के लिए जो इन्फीरियर रेस, जो सो कॉल्ड रेशियली इन्फीरियर जो लोग थे, उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, ख़त्म करने की बात की गई। बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया गया, जैसे कि जूस थे जिसमें रोमनी थे, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स थे उनको भी मार देते थे, जिससे बाकी उनका जो ट्रेट है वो पास ना हो और एक इन्फीरियर रेस ना बने, सुपीरियर रेस बने। ठीक है, सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि ज़रूरी क्या है भाई कि हम एम्फेसिस करें कि जो इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट जो डाइवर्सिटी है, रादर देन जो हार्मफुल हायरार्कीज एंड इनइक्वालिटीज हम जो जैसे देख रहे हैं उसको हटा के हम डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग रेसिज्म एंड यूजेनिक्स। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसको हम सेवर राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। ये है क्या, इट इज़ नथिंग बट रैंडम चेंज, है ना, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर जो रैंडम चेंज होता है ड्यू टू व्हाट अ चांस इवेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बट नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, एक एडेप्टेशन की वजह से एक नेचुरल एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अचानक से एक चांस इवेंट की वजह से होता है। सो ये हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट also known as Sewall-Wright effect is a random change in the frequency of alleles in a population due to chance events. Okay, एंड जो सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है दैट इज, है ना, समझना जो नेचुरल सिलेक्शन रहता है वो तो ज़्यादातर पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, रिवोल्यूशनरी प्रोसेस, बट ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कुछ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। एंड जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए वन ऑफ द प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है भाई, फाउंडर्स इफेक्ट, है ना, मतलब एक जब स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, कहीं एक नए जगह में जाते हैं, आइसोलेटेड पॉपुलेशन बना देते हैं, तो क्या होता है एक तरह से जो रैंडम सैंपल जो है ना वो एक तरह से जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं इसके अंदर, है ना।
सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट वन ऑफ द प्राइमरी mechanisms of genetic drift is the founder effect. It occurs when a small number of individuals from a larger population establish a new isolated population, resulting in what non-random sample of original population's genetic variation, है ना। जब आइसोलेटेड पॉपुलेशन बन जाता है तो एक नए वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। उस ओरिजिनल पॉपुलेशन जो आए हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी एमिश कम्युनिटी in the United States originated from a small group of European immigrants, which led to a higher prevalence of certain disorders, like हमारे पास जो एलिस वैन क्रीवल सिंड्रोम की बात कर सकते हैं, है ना। ओके, सो इस प्रकार से हम बात सकते हैं। और ऑल्सो ये बता सकते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके बहुत सारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। लाइक हमारे पास बॉटल नेक इफेक्ट है यार, है ना। तो बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, सपोज करो हम एग्जांपल की बात कर सकते हैं, जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए थे यार, बट कुछ रिमेनिंग इंडिविजुअल्स जिनके पास लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी था, है ना, दे परसिस्टेड इन द पॉपुलेशन इवन आफ्टर देयर नंबर हैव बीन रिकवर्ड बिकॉज ऑफ द बॉटल नेक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, यानी एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। Another mechanism of genetic drift is the bottleneck effect, which occurs when a population size is drastically reduced due to a catastrophic event. Okay. सो इसका एग्जांपल की बात कर सकते हैं अबाउट दी नॉर्थ एलिफेंट हिल्स। जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स जो हैं दे मतलब एक तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके थे यार, माने थे कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ दी हंटिंग। एंड जो रिमेनिंग इंडिविजुअल्स थे
है ना, उनका लिमिटेड डाइवर्सिटी की वजह से वो परसिस्ट करते हैं, बट कभी भी ख़त्म हो सकते हैं यार ये। नॉर्दर्न एलिफेंट सील which was almost hunted to extinction in the 19th century, the remaining individuals had limited genetic diversity which has persisted in the population even after their number have recovered। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि है ना, ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इट हेल्प इन कॉम्प्रिहेंडिंग द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है जेनेटिक ट्रेट का अक्रॉस ह्यूमन पॉपुलेशन। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस जेनेटिक ड्रिफ्ट help in comprehending the evolutionary process, genetic diversity and the distribution of genetic trait across what? Across human population। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था यार, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है यार, एक रैंडम चेंज जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंड ये जनरली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द चांस इवेंट। हमारे पास दो मैकेनिज्म जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट लाते हैं, एक तो हमने बताया फाउंडर्स इफेक्ट के बारे में, एक हमने बताया अबाउट दी बॉटलनेक इफेक्ट। जो फाउंडर्स इफेक्ट है उसमें क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, एक लार्जर इन पॉपुलेशन से आइसोलेट होकर जब एक कोई नई जगह में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से उससे अलग वेरिएशंस आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या बनाता है, एक नया स्पीसीज। तो एक तरह से बोल सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसीएशन यार। एग्जांपल के तौर पे हमने जो एमिश पीपल्स थे यूनाइटेड स्टेट्स की उसकी बात की, वो एक तरह से क्या है भाई, वो इमिग्रेंट्स हैं, यूरोप से आए हैं, है ना, वहाँ पे बसे, तो एक तरह से अलग लोग थे वो, तो उनका एक जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर अलग फ्रॉम एवरीवन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, तो इनमें अलग जेनेटिक ट्रेट्स देखने को मिले। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे कॉमन होते हैं, लाइक द एलिस वैन क्रीवल्ड सिंड्रोम की बात कर सकते हैं यार, है ना। उसी प्रकार का एक और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, वो बॉटलनेक इफेक्ट है। कुछ लोग फंस जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे इनके अंदर वेरिएशंस नहीं होता। एक बॉटलनेक होता है ना, सपोज करिए कोई बोतल है, इसका नेक बहुत छोटा होता है, इधर जाएंगे तो भी फंस जाएंगे, उधर जाएंगे तो भी फंस जाएंगे, तो यहाँ पे ये फंस जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ बॉटल नॉर्थ एलिफेंट सील्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हंटेड यार, कुछ मतलब मैक्सिमम चीज तो एक्सटिंक्ट हो गई है बट हंटिंग की वजह से, बट कुछ लोग जो है बच गए हैं यार एक लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ। तो कुछ भी अगर कैटास्ट्रॉफी आती है तो वो दोनों पूरा खत्म हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट, है ना। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो हमको हेल्प करता है किसमें, कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ कैसे होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं वो हुआ कैसे होगा, आया कैसे होगा, जो डिफरेंसेस हमारे पास है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जेनेटिक ट्रेट्स में वो कैसे आए होंगे, ये हमको समझने में हेल्प करता है यार जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द शॉर्ट नोट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। दो मैकेनिज्म याद होना चाहिए अपने को, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है अपने को, ठीक है। किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी के ऊपर। सो स्टार्ट करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट ये एथनोग्राफी है क्या, एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी है क्या, है ना। एक एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड है भाई, जहाँ पे जो रिसर्चर है ना वो अपने आप को जो डेली लाइफ्स है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन है ना कम्युनिटी के अंदर, उसमें घुसा लेता है, उसमें चला जाता है और उसको स्टडी करता है।
तो उससे क्या होगा, उनकी जो कम्युनिटी के बिलीफ हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन हैं, उनको बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है उसको। ये है, देखो पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल एथनोग्राफी नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिएंशियल एथनोग्राफी। ओके, जो एक्सपेरिएंशियल एथनोग्राफी है ये क्या है भाई, एक हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड है that involves what? That involves the researcher immersing themselves in the daily lives, cultural practices and social institution of the community they are studying. ओके, सो एक तरह से जो अप्रोच है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक तरह से डीपर, है ना, इंसाइट प्रोवाइड करता है तो बिलीव, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। दिस अप्रोच allows the anthropologist to gain a deeper understanding of the community's belief, values and traditions and the way कैसे ये उनके डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और मतलब कैसे वो जीते हैं। द वे इन विच दिस बिलीफ, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन शेप्स द एवरीडे experience of its members। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हमारे पास जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी प्रैक्टिस का जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम मेरिनोवस्की की बात कर सकते हैं, जिन्होंने टोब्रियान आइलैंडर्स के अंदर पपुआ न्यू गिनी का जो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड में वहाँ पे ये है उसकी स्टडी की थी, उनकी डेली एक्टिविटीज़, रिचुअल्स को समझा, उनकी लैंग्वेज को समझा। एग्जाम्पल के तौर पे research conducted by Malinowski among the Trobriand Islanders of Papua New Guinea। है ना, मेलिनोवस्की के साथ रहे, मेलिनोवस्की लिव विद द आइलैंडर्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड एंड पार्टिसिपेटेड, लगभग 7 साल रहे थे भाई वहाँ पे विद द आइलैंडर्स फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड, पार्टिसिपेटिंग इन देयर डेली एक्टिविटीज़, है ना, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते थे।
है ना, तो पार्टिसिपेट इन देयर डेली एक्टिविटीज एंड रिचुअल्स, है ना, एंड उनकी लैंग्वेज को भी लर्न किया यार, लर्निंग देयर लैंग्वेजेस। तो एक तरह से जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है कि उनका जो सोशल लाइफ कैसा हुआ होगा, उनका किनशिप सिस्टम कैसा हुआ होगा, उनके रिलीजियस बिलीफ थे, उसके बेसिस में इन्होंने जो वर्क लिखा था ना, दी आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, वो बहुत फेमस हुआ था यार। दिस immersive experience allowed him to gain a deep understanding of टूब्रियान, जो लोग हैं इनके सोशल लाइफ के बारे में समझने में हेल्प किया यार, किनशिप सिस्टम को समझने में हेल्प किया, रिलीजियस बिलीफ को, है ना, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किताब लिखी, विच ही डॉक्यूमेंटेड इन हिज सेमिनल वर्क। वर्क कौन सा था, बच्चों को बताना चाहिए, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, ठीक है। इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो एथनोग्राफिक, जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी है, एक वैल्यूएबल रिसर्च अप्रोच है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, को एक इंसाइट प्रोवाइड करती है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकती है। So, thus by engaging in immersive research method, future civil servants can better appreciate the complexities of societies that serve and implement policies. So conclude कर सकते हैं by mentioning that thus by engaging in this immersive research method, future civil servants can better appreciate the complexities of the societies they serve। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, हमको शॉर्ट नोट लिखना था और एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी, तो हमने बताया कि जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी है एक रिसर्च मेथड है जहाँ पे जो रिसर्चर है घुस जाता है भाई दूसरे के कम्युनिटी के डेली लाइफ्स के अंदर, कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, को समझने के लिए, है ना। मतलब एक तरह से ये जो है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी जो है एक तरह से हमारे पास हेल्प करता है जो भी एग्जामिनर को, जो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसको, टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी का बिलीफ सिस्टम कैसा है, वैल्यूज़ कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, एंड उनको जो एवरीडे लाइफ में हमारे पास शेप कैसे करते हैं, ये उसको समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो मैलिनोवस्की का जो स्टडी था ऑन टोब्रियन आइलैंडर्स, जो कि पपुआ न्यू गिनी के ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर एक आइलैंड है ना। सो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 7 साल तक लगभग यहाँ पे इनके साथ रहे यार, इनकी डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, रिचुअल्स में, है ना, इनकी लैंग्वेज को भी इन्होंने समझा। सो एक तरह से डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया यार, जो टोब्रियन जो सोशल लाइफ थी, उनकी किनशिप सिस्टम कैसा था, बिलीफ सिस्टम कैसा था, रिचुअल बिलीफ कैसे थे, ये सब चीज़ को समझा। और इनका जो काम था, दैट इज इन्होंने जो किताब लिखी, अपना जो वर्क लिखा, दैट इज द आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, वो पूरा इसके ऊपर था। सो हम कंक्लूड किया भाई हमने मेंशनिंग दैट ये जो एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी है कि इमर्सिव रिसर्च प्रोवाइड करता है ना। तो अगर सिविल सर्वेंट इमर्सिव रिसर्च करते हैं एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी के थ्रू, तो एक तरह से बेटर अप्रिशिएट कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यार सोसाइटीज़ के अंदर, है ना, कैसे कैसे पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना चाहिए, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको समझने में हेल्प कर सकता है एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। सो दिस इज ऑल अबाउट आंसर रिगार्डिंग द एक्सपीरियंशियल एथनोग्राफी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, हमको बात करनी है अबाउट एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे शॉर्ट नोट लिखना है यार। सो एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें
सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तरह से डायरेक्ट मैनिपुलेशन है यार ऑर्गेनिज्म के जीन का, किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक आपने कुछ स्पेसिफिक जीन्स इंसर्ट कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए, कुछ स्पेसिफिक जीन को मॉडिफाई कर दिए, है ना, डिजायर्ड ट्रेट्स पाने के लिए, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे बात करनी है। To achieve desired traits in an organism, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके एक तरह से बहुत सारी फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, लाइक इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, बट कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स यार, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी एथिकल इशूज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, प्लेइंग गॉड। मतलब जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि दैट ह्यूमन शुड नॉट हैव द पावर टू मॉडिफाई दी नेचुरल जेनेटिक मेकअप जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का है। फॉर एग्जांपल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब वो क्या कर सकते थे, थ्रेट पोज करते हैं यार टू दी बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज एक तरह से पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट, है ना, जो हम मतलब एक जो पेस्ट हैं वो बन सकते हैं। इट कैन कंट्रीब्यूट टू व्हाट, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट पेस्ट। One of the primary ethical concern or ethical issues related to genetic engineering is the concept of playing God. जो critics हैं, they argue that human should not have the power to modify the natural मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इससे कुछ, है ना, ऐसे नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, फिर कुछ अनफोर्सिन कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं यार। as it may lead to unforeseen and disrupt the natural एग्जाम्पल के तौर पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, it may pose a threat to
biodiversity and contribute to the evolution of pesticide resistant pest। ओके, और ये बहुत सारे जेनेटिक कंसर्न्स है रिगार्डिंग, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर यूजेनिक्स, दैट इज हमारे पास जो ह्यूमन ट्रेड के एडवांसमेंट के लिए हमारे पास हमारे पास जो क्रिएशन है डिजाइनर बेबीज यार, जो पेरेंट जो है अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो चिल्ड्रन बनाना चाह रहे हैं, वो एक तरह से क्या ला सकता है यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड इक्विटी का जो हमारे पास थिंग्स है उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, क्वेश्चन में ला सकता है। ऑल्सो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो कंसर्न्स है लाइक दी प्राइवेसी एंड इन्फॉर्म कंसेंट, वो भी एक तरह से हमारे पास बहुत बड़ा दिक्कत है यार। And the ethical concern is the potential misuse of genetic engineering for eugenics or the enhancement of specific human traits. For instance, the creation of designer babies could lead to a new discrimination as it may promote the idea of genetically superior individuals, because this raises question about social justice and equity. This raise question about social justice and equity because the access to such technology is limited to wealthy, है ना, सो एक तरह से रिच एंड गैप के बीच में और ज़्यादा पुअर ला देगा। as access to such technology is limited to the wealthy individuals, है ना। और भी बहुत सारे हमारे पास कंसर्न्स हैं यार, लाइक हमारे पास बात कर सकते हैं कि ऐसे जो प्राइवेसी इशूज़ हैं, है ना, मिसयूज़ जो है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक तरह से इमेंस पोटेंशियल रखता है यार कि वो इम्प्रूव कर सके ह्यूमन वेलफेयर को, बट ऑल्सो कुछ एथिकल कंसर्न भी हैं। सो जरूरी क्या है, सो दस इट इज़ नेसेसरी और इट इज़ एसेंशियल टू डेवलप व्हाट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस आए, जिससे हमारे पास क्या हो सके, एक बैलेंस बना रहे यार बिटवीन व्हाट, बैलेंस बना रहे बिटवीन दी बेनिफिट्स and risk associated with genetic engineering and also the equitable access to its benefits yaar, okay। thus okay, thus it is essential to develop guidelines and regulations that balance the benefit and risk associated with genetic engineering and ensure equitable access to its benefits। and also protect individual privacy and autonomy।
ठीक है, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई आंसर को। सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करनी थी। सबसे पहले तो हमने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। सो इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीन यार किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर मॉडिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक जीन्स को डिजायर्ड ट्रेट्स पाने के लिए। एंड एथिकल इशूज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ऑफ द प्लेइंग गॉड, इसमें आप भगवान की रचना के साथ खेल रहे हो, बिकॉज भगवान ने नेचुरली मतलब जो नेचुरल जेनेटिक मेकअप बनाया उसको आप अगर हम लोग चेंज करते हो, अल्टर करते हो, तो हमारे पास अनफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल सकता है। जो नेचुरल बैलेंस भगवान ने बना कर रखा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एग्जांपल ले सकते हैं यार, जहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको तरह से ये क्या है, एक तरह से थ्रेट है टू द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट कैन लीड टू व्हाट, पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट पेस्ट बन सकते हैं। ऑल्सो और क्रिटिकल मतलब ऑल एथिकल कंसर्न्स है लाइक द मिस यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ व्हाट, एज यूजेनिक्स, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन ट्रेट को एनहांस कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर बेबीज़ का, जहाँ पे हमारे पास कुछ सर्टेन क्या होते हैं भाई, कुछ सर्टेन यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल ट्रेट के साथ चिल्ड्रंस को पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे एक तरह से ये जेनेटिकली सुपीरियर इंडिविजुअल्स को प्रमोट करेगा, बट एक ऑल्सो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी ला रहा है यार। इट क्वेश्चंस है ना अबाउट सोशल जस्टिस कैसे, बिकॉज कुछ लोग ही तो एक्सेस कर पाएंगे इस चीज़ों को, इक्विटी नहीं रहेगी, इक्विटेबल शेयर नहीं रहेगा यार। सो एक तरह से इट इज़ बिकॉज इट इज़ लिमिटेड टू वेल्दी इंडिविजुअल, एक ऑल्सो एथिकल कंसर्न है, और भी बहुत सारे एथिकल कंसर्न लाइक दी इशूज ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। सो इन कंक्लूजन जरूरी क्या है भाई, हमारे पास गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन डेवलप करें जो कि बैलेंस करें जो बेनिफिट है और रिस्क को दोनों को, है ना, और हम इंश्योर करें कि भाई इसका जो एक्सेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो हर आदमी को हो, सो इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करें, और उसको प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी वाले जो इशू है उसको सुलझाएं, इसको मेंटेन रखें यार। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेनिसेंस। ठीक है, सेनिसेंस के ऊपर हमको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। सो स्टार्ट करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट सेनिसेंस है क्या। सेनिसेंस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है यार ऑफ एजिंग, जो कि ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एंड ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, या फिर जो वल्नरेबिलिटी है टू द डिसीजेस वो बढ़ जाती है, से लास्ट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सो senescence refers to the biological process of aging in organisms which is characterized by a gradual deterioration of physiological functions and an increase in what, increase in vulnerability to disease and death. ओके, एंड एक तरह से ये बहुत, अब देखो जो ये प्रोसेस है ये क्यों होता है भाई, सेनेसेंस का प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ जो मॉलिकुलर या फिर सेलुलर डैमेज होते हैं समय के साथ, जिससे आदमी की जो एबिलिटी है टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस वो कम हो जाता है। दिस प्रोसेस occurs due to the accumulation of molecular and cellular damage over time, which eventually leads to the decline in the ability of an organism to survive and reproduce. ओके, एंड एक तरह से आप समझना सेनिसेंस जो है
हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन को या फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। फॉर एग्जांपल जो सेनिसेंस का स्टडी है वो किस में हेल्प करता है, जो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट, है ना, उसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं इसको अंडरस्टैंडिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मतलब अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं सेनिसेंस की स्टडी। बिकॉज आप जब हम एग्जामिन करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की जहाँ पे सेनिसेंस की बात करते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है जो रोल है एल्डरली इंडिविजुअल का वो कम्युनिटी के अंदर, है ना, वो हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करता है, कल्चर प्रैक्टिसेस को, है ना, एंड तो समझ आता है कि जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, अब लाइक ओल्डर इंडिविजुअल्स या फिर इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप को, यहाँ पे एज। सो इस बात से हम बताएंगे दैट सेनिसेंस plays a vital role in understanding human evolution, है ना, population dynamics and cultural practices, है ना। फॉर एग्जाम्पल the examination of what, the examination of senescence in traditional societies can provide insight into the roles of elderly individuals, है ना, उनके रोल्स को, उनका जो कंट्रीब्यूशन है टू दी सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, सराउंडिंग एजिंग एंड डेथ। सो इस प्रकार से सेनिसेंस और बहुत सारी चीज़ें लाइक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है उसको भी समझने में सेनिसेंस हेल्प करता है यार। बिकॉज हमने देखा जो ह्यूमन सेनिसेंस है ना, उसका अगर हम कंपेयर करें उसको जो डिफरेंट अदर प्राइमेट्स हैं उनसे, तो ह्यूमंस जो है रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है यार ड्यू टू यूनिक पैटर्न ऑफ एजिंग। हमारे पास है ना जो फैक्टर्स हैं लाइक नॉलेज, कोऑपरेटिव केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कल्चरल नॉलेज जो है हमारा, है ना, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से हमारे पास ह्यूमन को, है ना, ऑल्सो जो टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर ड्यूरेशन ऑफ प्री नेटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास एक तरह से ह्यूमन को ज़्यादा लंबा जीने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट मोरोवर senescence is also instrumental in the study of biological anthropology or human evolutionary biology। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं दैट हमारे पास द कंपैरिजन ऑफ
human senescence with other primates reveals that humans have a relatively longer lifespan and unique pattern of aging. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि सेनेसेंस जो है इट इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ यार, बिकॉज इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट टू जो रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री रहा है, पॉपुलेशन डायनामिक्स, कल्चरल प्रैक्टिस. So by studying senescence, anthropologists can better understand the factors that affect the है ना ह्यूमन के वेलबींग एंड जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का डिफरेंट जनरेशन के अराउंड, उसको हम समझ सकते हैं. तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस studying senescence, anthropologists can better understand the factors that affects human well-being and the complex relationship between individuals across different generations. तो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था, सेनेसेंस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था. सबसे पहले तो हमने बताया कि सेनेसेंस होता है क्या, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है भाई, जहाँ पे है ना ग्रेजुअल ड्यूरेशन होते हैं इंसान की फिर ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, और एक तरह से जो वल्नरेबिलिटी डिसीज है वो बढ़ जाती है, तो इवेंचुअली इंसान क्या होता है, डेथ हो जाता है, मर जाता है. एंड ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ बहुत सारी चीज़ें, लाइक यहाँ पे जो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर डैमेजेस होते हैं ओवर द टाइम है ना समय के साथ, तो उसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये लास्ट में हो जाके मर जाता है. एंड जो सेनेसेंस है यार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज मामले में, इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा ह्यूमन का उसको समझने में, पॉपुलेशन डायनामिक्स जो आज हम देखते हैं उसको समझने में, जो कल्चर प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है दुनिया के अराउंड उसको समझने में. एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है जहाँ पे जो रूल है एल्डर इंडिविजुअल्स का, वो हमको समझाता है कि सोशल स्ट्रक्चर कैसे बने होंगे, कल्चर प्रैक्टिस जो है उसके आसपास वो क्यों है ना. तो एक तरह से और भी चीज़ हेल्प करता है सेनेसेंस ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को, ह्यूमन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझने में, दैट इज हम और क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन कैसा होगा. हम जिसको कहाँ समझ सकते हैं, जो प्राइमेट्स का जो सेनेसेंस है ना वो कमजोर है, एक तरह से ह्यूमन लिव्स लॉन्गर, मतलब प्राइमेट जो है कम जीते हैं, सेनेसेंस जल्दी आ जाता है. एंड जो यूनिक पैटर्न ऑफ एजिंग है ह्यूमंस के अंदर वो हम समझ सकते हैं सेनेसेंस की स्टडी से. सो कंक्लूजन में जरूरी क्या है कि हमारे पास ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे पास ह्यूमन की वेलबींग को और जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है यार डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ, डिफरेंट जनरेशन के साथ, उसको हमारे पास क्या करता है, ये हेल्प करता है सेनेसेंस की स्टडी. सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग सेनेसेंस. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल. हमारे पास क्या पूछा गया है, सेक्युलर ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना. हमको क्या करना है, इसको इलस्ट्रेट करना है विद एग्जांपल्स. तो सेक्युलर ट्रेंड की बात करते हैं यार, ह्यूमन ग्रोथ में जो सेक्युलर ट्रेंड देखने को मिला उसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल कैसे हो सकता है ये हम बताएंगे एग्जांपल्स के साथ. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ये सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ है क्या, है ना भाई, इसका मतलब समझते क्या है. इट इज़ नथिंग बट एक तरह से जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं यार हाइट के अंदर, वेट के अंदर, या फिर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर किसी पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ. अभी पॉजिटिव भी हो सकता है यार, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, किसके जो डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है. सो व्हाट इज द सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ.
A secular trend in human growth refers to the long-term changes in the average height, weight, and other physical characteristics of a population over time. Okay, and this trend can be positive, negative and neutral depending on what, depending on the factors like, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं about nutrition, बात कर सकते हैं factors like health care, बात कर सकते हैं factors like environmental condition. Nutrition, healthcare and environmental conditions. सबसे पहले तो हमारे पास अगर बात करें पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड की, तो पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या समझते हैं यार, एक तरह से हमारे पास इंक्रीज हो रहा है एवरेज हाइट या फिर वेट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर टाइम. इट इंडिकेट्स an increase in the average height and weight of a population over time. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं है ना, तो जो एज ऑफ मतलब चिल्ड्रेंस या फिर एडोलेसेंट है उनका जो एवरेज है, मतलब जो एवरेज चिल्ड्रेन का जो एज है, मतलब हाइट है, वेट है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई, है ना. सेंचुरीज के अंदर बात करें तो 5 सेंचुरीज के अंदर इसकी एग्जांपल दे सकते हैं. पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड इज द इंक्रीज इसको तो पता ही है, हमारे पास पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड की बात कर रहे हैं. द इंक्रीज इन एवरेज हाइट एंड weight of children and adolescents in most Western countries over the past सेंचुरीज. वो क्या एक तरह से पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड ही तो है. एंड हमारे पास हमने देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे जो एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट मैन है वो 4 इंच से बढ़ गया है यार 19 सेंचुरीज 20 सेंचुरीज के अंदर. एंड जो वुमेन का जो एवरेज हाइट है वो भी बढ़ा है. तो वो पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड है हमारे पास. नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड की बात करें तो नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड मतलब क्या है, हमारे पास ग्रोथ मतलब डिक्रीज हो रहा है यार एवरेज हाइट एंड वेट के अंदर. डिक्रीज इन एवरेज
height and weight of a population over time। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो डिक्लाइन देखने को मिला है भाई एवरेज हाइट के अंदर, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, माल न्यूट्रिशन, डिसीज या फिर पुअर लिविंग कंडीशन यार। एंड दिस मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, डिसीज और पुअर लिविंग कंडीशंस। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड की बात करें तो जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन इन दी एवरेज हाइट अमॉन्ग सम सब सहारा अफ्रीकन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक HIV, एड्स, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से। ओके, सो ये हो गया नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड। अगर हम बात करें न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड की, जो न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड है इसका मतलब क्या समझते हैं यार कि यहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं यार इन दी हाइट एंड वेट ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड देखने को मिला था यानी नेटिव अफ्रीकन जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, कुछ नेटिव जो कि वहीं के पॉपुलेशन है ना, जैसे कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन तो है ना एक तरह से यूरोप से आए हैं, है ना, बट जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है जो वहाँ के इंडिजिनस है ना, उनमें हमारे पास एक तरह से न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड देखने को मिला। मतलब एक तरह से जो उनका हाइट और वेट है ना, हाइट और वेट है एक तरह से रिलेटिवली स्टेबल रहा था यार, है ना, ओवर दी सेंचुरीज। बिकॉज अब मतलब कमी माने कि हाँ उनके पास हेल्थ केयर की कमी थी, लिविंग स्टैंडर्ड कम था, मतलब इंप्रूवमेंट होने के बाद भी हमारे पास मतलब एक तरह समझना उनका हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ फिर भी, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ फिर भी वहाँ पे जो हाइट एंड वेट था वो रिलेटिवली स्टेबल रहा, तो वो हमारे पास एक तरह से न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड फॉलो किया उन्होंने, है ना। सो हियर द वर्ड सेक्युलर डज नॉट रिफर्स टू व्हाट, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना वो रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है यार। हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ग्रोथ, हाइट के अंदर, वेट के अंदर, है ना, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। Some Native American population where height and weight remain relatively stable, ठीक है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि ये जो सेक्युलर ट्रेंड है यार इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। हमने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं लाइक न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कंडीशन। सो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए जरूरी क्या है, एक पॉलिसी मेकर के लिए जरूरी क्या है कि वो अंडरस्टैंड करे ये ट्रेंड्स को एंड उसके अंडरलाइन केयर्स को समझे यार, जिससे क्या होगा एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज वो बना पाएगा जिससे हेल्थ को प्रमोट कर पाएगा एंड वेलबींग को प्रमोट कर पाएगा ह्यूमन पॉपुलेशन का। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस it is important to understand this trend it is important for an anthropologist and policy maker to understand these trends and their underlying cause to develop
effective strategies for promoting the health and well-being of human population। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। हमारे पास क्वेश्चन ने क्या बोला था ना, सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल्स। तो हमने बताया कि ये सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ है क्या भाई, ये है क्या, एक तरह से जो लॉन्ग टर्म चेंजेस है हाइट, वेट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम किसी पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्युलर ट्रेंड इन ह्यूमन ग्रोथ बोल रहे हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। हमने बताया कि डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कंडीशन। पहले तो हमने बात की अबाउट दी पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड यार, जहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है एवरेज हाइट एंड वेट में। एग्जांपल के तौर पे हमने बात की अबाउट दी जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमारे पास, वहां पे क्या देखने को मिला है, एक तरह से जो रिसेंट सेंचुरीज है, मिड लेटर 19th सेंचुरीज या फिर जो अर्ली 20th सेंचुरीज या फिर अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है, वहां भी हमारे पास जो एवरेज हाइट एंड वेट है वो इंक्रीज हुआ यार। हमने यूएसए की बात की जहां पे जो मेन का 20th सेंचुरी के अराउंड हमारे पास जो मेन था इनका 4 इंच के अराउंड हमारे पास क्या हो गया, हाइट इंक्रीज हो गया। वुमेन के अराउंड 2, एवरेज हाइट की बात करें 2 इंच के अराउंड इंक्रीज हुआ। तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर यार, है ना। सो ये हमने बताया यहाँ पे। इसके बाद नेगेटिव सेक्युलर ट्रेंड हमने सब सारे कुछ कंट्रीज में देखा, लाइक अफ्रीका के अंदर जहाँ पे न्यूट्रिशन, डिसीज एंड पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से सब हो सकता है। एंड हमने देखा अफ्रीका के अंदर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यार, वहाँ पे जो स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थे लाइक HIV एंड एड्स, हमारे पास वहाँ पे जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उसके वजह से भी ये हो सकता है। न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड का मतलब ये है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाइट एंड वेट में चेंजेस नहीं आए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट रिलेटिवली स्टेबल रहा था। फॉर एग्जांपल हमने नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन की बात की जहाँ पे डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन वाट, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर बढ़ा, ठीक है माना, हेल्थ केयर बढ़ने के साथ साथ भी हमारे पास जो लिविंग कंडीशन बढ़ा, उसके बावजूद भी एक तरह से इनका एक तरह से हाइट जैसा रिलेटिवली स्टेबल रहा। तो ये क्या था, न्यूट्रल सेक्युलर ट्रेंड था इन दी ग्रोथ। उसके बाद हमने बताया कंक्लूजन के अंदर कि देखो भाई जरूरी क्या है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, एक पॉलिसी मेकर के लिए, कि हमारे पास इसके कॉज को जाने कि भाई जो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेक्युलर ट्रेंड ऑफ ग्रोथ को, है ना, जिससे क्या कर पाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बना पाएगा जिससे हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्युलर ट्रेंड इन द ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B क्या है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज की, किसके ऊपर, इंडिजिनस पॉपुलेशन के ऊपर। सो स्टार्ट करेंगे हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो इन्फेक्शियस डिसीज है तो कंसिडरेबल इम्पैक्ट होता है इंडिजिनस पॉपुलेशन के अंदर यार। कैसे इट इम्पैक्ट है ना, इसको हम 4 तरीके से यहाँ पे मेनली क्लासीफाई कर सकते हैं। जो डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है, जो सोशल इम्पैक्ट है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो दी कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है, वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। Infectious disease have had a considerable impact on indigenous populations throughout the history. And this impact can be broadly classified into demographic, social, economic and कल्चरल consequences। पहला हमारे पास क्या है यार, डेमोग्राफिक consequences की बात करें तो इन्फेक्शियस डिसीज का डेमोग्राफी में क्या प्रभाव पड़ता है यार। एक तरह से आप समझना, जो इन्फेक्शियस डिसीज जो होते हैं एक तरह से डिक्लाइन कर देते हैं यार इंडिजिनस पॉपुलेशन को, है ना। एंड एक तरह से उनके पास इम्यूनिटी कम होती है या फिर नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो नेटिव अमेरिकन 15th एंड 16th सेंचुरी में उनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन था बिकॉज ऑफ द डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ठीक है। सो यहाँ पे बताएंगे दैट
indigenous population have often experienced drastic declines in their number due to introduction of infectious disease। एग्जाम्पल के तौर पे नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन in the 15th and 16th century experienced significant population decline due to the introduction of diseases like smallpox, measles, influenza, जो कि यूरोपियन colonizers ने लाया था। Population decline due to the introduction of disease like smallpox, measles and influenza by European colonizers। ये तो क्या डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात। अगर हम बात करें सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की, सोशल कॉन्सिक्वेंस हम बात सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है एक तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करते हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पे जो लॉस ऑफ एल्डर्स जो कि हो रहा है ड्यू टू डिसीज आउटब्रेक हैज़ लेड टू दी इरोजन ऑफ व्हाट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड जो प्रैक्टिसेस थे किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर। द लॉस ऑफ एल्डर्स ड्यू टू diseases or disease outbreaks has led to the erosion of traditional knowledge and practices in many societies। ओके ये हो गया सोशल कॉन्सिक्वेंसेस यार। अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, है ना, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज, तो जो देखने को मिला है एक तरह से जो प्रोपोर्शन ऑफ जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है ना, उनके अंदर से हम बोल करोगे एग्रीकल्चर डिक्लाइन देखने को मिला है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया है ना। सो एक तरह से ये क्या करता है यार, जो इन्फेक्शियस डिसीज है इट लीड्स टू व्हाट डिक्लाइन इन द इंडिजिनस इकोनॉमीज। एग्जाम्पल के तौर पे the loss of a significant proportion of the indigenous populations in the Americas due to what? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है यार। ओके
तो यहाँ पे सब चीज़ लिखने की बात नहीं है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हम बात कर सकते हैं अबाउट इट लीड्स टू डिक्लाइन इन दी economies. The introduction of indigenous disease has often led to the decline of indigenous economies. चौथा हमारे पास क्या है यार, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर सकते हैं। एक तरह से जो इन्फेक्शियस डिसीज है इट लीड्स टू व्हाट, कल्चरल चेंजेस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो डिसीज लाए थे यूरोपियन कोलोनाइजर्स टू द नेटिव अमेरिका, जो ट्रेडिशनल था वो एक तरह से क्या हुआ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो थे एक तरह से चेंज हुए, बिकॉज जो इंडिजिनस हीलर्स थे दे आर अनेबल टू कॉम्बैट विद द अनफेमिलियर इलनेसेस। जो वहाँ के लोग बीमारी नए नए लाए थे, वो जो वहाँ के जो बीमार ठीक करने वाले लोग थे उसको यहाँ पे नहीं कर पाए ठीक। तो जैसे क्या हुआ, मेडिकल प्रैक्टिस, जो वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिस थे उसको अडेप्ट करना चालू कर दिए, है ना। एंड उससे क्या हुआ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज या फिर कल्चरल बिलीफ में शिफ्ट हुआ भाई। So the introduction of new diseases by European colonizers led to the decline of Native American healing practice. Because जो इंडिजिनस लोग थे हीलर्स were unable to combat this unfamiliar illnesses, है ना। and this leads to what, this lead to adoption of western medical practice, resulting in what, loss of traditional knowledge and shift in cultural belief. Loss of traditional knowledge and shift in cultural beliefs. सो एक कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ केस स्टडीज भी दे सकते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात कर सकते हैं, कैसे जो स्मॉल पॉक्स जो था उसने बहुत सारे अमेरिकाज, ऑस्ट्रेलियाज एंड पैसिफिक आइलैंड के अंदर जो इंडिजिनस पीपल थे उसकी डेथ कराई यार, एक तरह से एंटायर कम्युनिटीज़ को वाइप आउट कर दिया, उसकी बात कर सकते हैं। सो इन कंक्लूजन जो ये इम्पैक्ट रहा है इन्फेक्शियस डिसीज़ का, है ना, वो बहुत फार रीचिंग रहा है यार। सो इट इज़ एसेंशियल टू व्हाट इट इज़, हम लोग क्वेश्चन का कंक्लूजन ऐसे ही लिखता हूँ मैं, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस इम्पैक्ट एंड एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिजिनस कम्युनिटीज टू एंश्योर व्हाट, टू एंश्योर देयर सर्वाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ देयर रिच कल्चरल हेरिटेज। Thus, it is essential to understand these impacts and address the unique challenges faced by indigenous communities to ensure their
survival, preservation of their rich cultural heritage। इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज ऑन द इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो हमने बताया कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उस पर इन्फेक्शियस डिसीज का इम्पैक्ट जो है बहुत मतलब कंसिडरेबल इम्पैक्ट रहा है। हिस्ट्री को हम देखें तो 3-4 प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस में हमने देखा कि उसका यहाँ पे क्या देखने को मिला, पॉपुलेशन का डिक्लाइन देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन थे, जब यहाँ पे अमेरिकन यहाँ पे आए, जो कोलोनाइजर्स यहाँ पे आए, तो अपने साथ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा लेके आए, और जिससे यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन था डिक्लाइन देखने को मिला यार। सोशल कॉन्सिक्वेंस की हम बात करें, जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं उससे जो एल्डर्स हो जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसका लॉस होता है, बिकॉज एल्डर्स के पास एक नॉलेज होता है यार, है ना। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज की हमने बात की, तो यहाँ पे इंडिजिनस इकोनॉमिक्स का लॉस होता है, बिकॉज फूड प्रोडक्शन की कमी हो जाती है लोगों की डेथ होने से। एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो हमारे पास जो नेटिव ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका लॉस हो जाता है, बिकॉज हम एग्जांपल दिए कि जो वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स जब आए तो नेटिव अमेरिकन जो हीलिंग प्रैक्टिसेस थी वो क्या हुई, डिक्लाइन हो गए, बिकॉज अब वो जो नए बीमारी आई उसको ठीक नहीं कर पाते थे। सो एक प्रकार से हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट यहाँ पे जरूरी क्या है, इट इज एसेंशियल कि हम अंडरस्टैंड करें जो इम्पैक्ट है, जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करें यार इंडिजिनस कम्युनिटीज पे जो होते हैं किसके, इन्फेक्शियस डिसीज के, एंड हमारे पास जो उनका सर्वाइवल है, उनकी जो प्रिजर्वेशन है ट्रेडिशनल नॉलेज का, या फिर जो कल्चर हेरिटेज है उसको प्रिजर्व रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज ऑन द इंडिजिनस पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, हाउ में न्यूमेरिकल एब्रेशन इन सेक्स क्रोमोसोम लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसे जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ कैसे बढ़ता है, क्यों हो जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कराते हैं, बिकॉज द रिजल्ट इन एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन इंडिविजुअल। जब एबनॉर्मल नंबर ऑफ है ना एक तरह से सेक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल बैलेंस है जीन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल, डेवलपमेंटल एंड कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज हमको देखने को मिलते हैं यार। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट न्यूमेरिकल एब्रेशन इन sex chromosome can lead to disorder because they result in an abnormal number of sex chromosomes in an individual। okay, and this abnormal number of sex chromosome क्या करता है, this disturbs the normal balance of genes and their expression, जिससे क्या आते हैं बहुत सारे लीडिंग टू वेरियस फिजिकल, डेवलपमेंटल एंड कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज। एंड ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल एब्रेशन के अंदर जो है, न्यूमेरिकल एब्रेशन इन सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल एब्रेशन इन सेक्स जोम्स। पहला क्या है, क्लाइनफेल्टर
इसमें जो क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से होता है, 44 प्लस XXY देखने को मिलता है यार, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, सॉरी 45 प्लस मतलब 44 प्लस XXY 4 3 7। दिस कंडीशन occur in males, and when they have when they have an extra X chromosome. Okay, resulting in what? 47 chromosome instead of 46. Instead of the usual 46. And males with Klinefelter syndrome often have what? Reduced fertility, smaller testes, and may exhibit some feminine फिजिकल ट्रेट, जिससे क्या आती है भाई हमारे पास इससे लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल डिलेज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें 44 प्लस एक्सो देखने को मिलता है यार, मीन्स 40 कितने क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम। दिस डिसऑर्डर affects females and occurs when there is a complete or partial absence of one of the chromosomes, resulting in a total of 45 क्रोमोसोम्स। एंड जो फीमेल्स होते हैं वे टर्नर syndrome often have short stature, underdeveloped secondary sexual character and infertile भी होते हैं। इनमें भी डेवलपमेंटल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है यार। Okay, and they may also have learning disabilities okay, so
ये सब चीज़ें हैं यार, है ना। दोनों की बात हमारे पास और भी बहुत सारे लाइक ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की बात कर सकते हैं जिसको सुपर फीमेल बोलते हैं, XYY की बात करते हैं जिसको सुपर मेल बोलते हैं, सब चीज़ें हैं। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होते हैं दे लीड्स टू व्हाट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज लाते हैं। सो वही हमारा जो कंक्लूजन का तरीका है यार, दस अंडरस्टैंडिंग दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज क्रूशियल इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज हम इसे समझ पाएंगे, है ना, एज इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग जो जेनेटिक फैक्टर कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को एंड ओवरऑल वेल बीइंग एंड हेल्थ को। Thus, understanding these genetic disorders is crucial in the field of anthropology as it helps in understanding the genetic factor influencing human population and their overall health and well-being। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था, हाउ में न्यूमेरिकल एब्रेशन इन सेक्स क्रोमोसोम लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमने बताया कि यार ये जो न्यूमेरिकल एब्रेशन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, इससे एबनॉर्मल सेक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एबनॉर्मल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जिससे फिजिकल डेवलपमेंटल एंड कॉग्निटिव एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकते हैं बिकॉज जो नॉर्मल बैलेंस है जीन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंड कुछ हमारे न्यूमेरिकल एब्रेशन इन सेक्स क्रोमोसोम की बात की हमने, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात की यार, जहाँ पे 44+ XXY हो जाता है, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है मेल्स के अंदर, जिससे 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास क्लिनिकल फीचर की बात करें तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है भाई, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, एंड फेमिनाइन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल ट्रेट देखने को मिलते हैं लाइक गैनिकोमेस्टिया, और इनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है, डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिलते हैं यार। टर्नर सिंड्रोम की बात की जहाँ पे 44+ XY होना चाहिए, फिर XX होना चाहिए था, ये 44+ X था, एक एब्सेंस देखने को मिलता है एक्स क्रोमोसोम का, ये फीमेल्स में देखने को मिलता है यार, रिजल्टिंग इन व्हाट 45 क्रोमोसोम। एंड इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है यार, उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उतना डेवलप नहीं होता, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, एंड इनमें भी हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जैसे डेवलपमेंटल डिलेज एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है। और भी है भाई हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, हमारे पास अगर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हम न्यूमेरिकल एब्रेशंस की बात करें तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की बात कर सकते हैं, जहाँ पे सुपर मेल बोलते हैं इसको, ट्रिपल एक्स में सुपर फीमेल एंड XYY में सुपर मेल, है ना, जहाँ पे एक तरह से एक्सेसिव मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है, टॉलर एवरेज, है ना, एवरेज से टॉलर होते हैं ये, है ना। और जो हमारे पास सुपर फीमेल है XXX वाला, वहाँ पे भी हमारे पास अंडर डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकता है, मतलब अंडर डेवलप तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे एक तरह से यहाँ पे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उतना नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिम्टम्स नॉर्मल रहते हैं यार, है ना। बट हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेडिकल कंडीशन कुछ हमारे पास रिस्क बढ़ जाता है। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि जो अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक डिसऑर्डर का वो बहुत मतलब बहुत क्रूशियल है भाई एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड के अंदर, बिकॉज एक तरह से ये हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को, एंड उससे हमारे पास ये क्या कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल वेलबींग को यहाँ पे हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल के। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्शन, हमने बात किसकी की यार, सेक्शन बी की बात की, सेक्शन बी में पार्ट 1 की बात की, पेपर 1 ऑफ 2020 के एंथ्रोपोलॉजी।